हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव। तो आज की जो अपनी क्लास है मक्का के बारे में अपन जो संपूर्ण जानकारी है वो सब कुछ आज एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ आज की क्लास के बारे में। तो बात करें आज की क्लास की, तो अगर प्रॉपर वे में देखें ना क्लास ये, तो जो बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर जो पार्ट 2 सेमेस्टर 3 जो आपका चल रहा है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, उसमें जो आपके सब्जेक्ट चल रही है ना एग्रोनॉमी, जो क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ वाली फसलों में, उसमें आज की जो क्लास है वो चौथा, पांचवा और छठवा 3 लेक्चर कवर कर रही है। चौथा, पांचवा और छठवा तीनों लेक्चर एक ही क्लास में कवर होंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी सी बड़ी हो एंड तक, पर अपन एक ही क्लास में सारा कुछ देखने वाला है, तीनों लेक्चर होगा। इससे पहले मैं बात करूं तो ज्वार और बाजरे की क्लास हो चुकी है। मतलब इस क्लास के बाद में आपके ये 3 क्रॉप्स की कंप्लीट हो गई, मतलब 8 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 32 में से 32 टॉपिक थे, उनमें से फर्स्ट से लेके 8वें तक हमने कवर कर लिया है, 8वें टॉपिक तक। बात करें 12th क्लास वालों की, तो 12th क्लास में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसमें जो आपके यूनिट ए है एग्रोनॉमी, उसमें जो 6वां पार्ट चल रहा है आपका अध्याय 6 जो फसलों उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन, उसके अंतर्गत आती है ये। तो हमने जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो नहीं देखी ना ज्वार और बाजरे की क्लास नहीं देखी है, उनसे मेरे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल का पेज विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पे आपको 12th एग्रीकल्चर की, बीएससी ऑनर्स वालों की, जेट, आईसीआर, बीएचयू जो भी है, प्री पीजी, सारे ऑल ओवर एग्जाम्स की क्लासेस प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत ही अच्छा मैटर, स्टडी मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और एग्रीकल्चर वालों की और भी क्लासेज हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख ले, यूनिट फर्स्ट वगैरह की, एनिमल हस्बेंड्री की। बात करें बीएससी सेकेंड ईयर की, जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है, उनकी लगभग 4 सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है, एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की, और जो और भी सब्जेक्ट है उनकी। तो जिन्होंने नहीं देखा है ना, एक बार विजिट करें, वो जो चैनल की प्ले लिस्ट में जाओगे आप जैसे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी किन किन सब्जेक्ट्स की क्लासेज हो रही है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इनको, और अच्छी लगे क्लास मेरे को कमेंट करके फीडबैक दें आप। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का के बारे में आज की क्लास में सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं पहले इसकी मक्का की जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ेंगे अपन। जो मक्का के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है वो पढ़ने वाले हैं। इसका नाम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली वगैरह सारा कुछ देखने के बाद इसका देखेंगे इसका वितरण कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है। फिर देखेंगे इसके लिए सूटेबल सोइल और क्लाइमेट। उसके बाद में इसकी जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं वो वेराइटीज़ देखेंगे। फिर इसके जितने भी डिजीज़ हैं, वीड मैनेजमेंट है, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ देखने के बाद एंड में अपन क्या देखेंगे, इसमें हार्वेस्टिंग देखेंगे जो, और हार्वेस्टिंग के बाद में क्या देखेंगे, यील्ड, इससे उपज कितनी प्राप्त हो रही है, वो सारा करके एक क्लास में ही मक्का की खत्म करने वाला है। आप बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा 12th एग्रीकल्चर वाले हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री पीजी, किसी भी सुपरवाइजर, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मक्का, ज्वार, बाजरा ये क्रॉप्स ऐसी है कि राजस्थान की मुख्य फसलों के अंतर्गत आती है, और इनमें से क्वेश्चंस पुट अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेरा सा आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर ईमानदारी से ध्यान से क्लास देखें, बहुत ही अच्छी होने वाली है क्लास। स्टार्ट करते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का का जो नाम है, वानस्पतिक नाम, वो क्या है, जिया मेज। साथ के साथ नोट्स बनाते रहोगे आप, ठीक है। जिया जो इसका बोटेनिकल नेम है वो क्या है, जिया मेज। वानस्पतिक जो नाम है इसका वो क्या है, जिया मेज। और जो इसकी फैमिली है वो है ग्रेमनीपोएसी या घास कुल। जो इसका कुल या बात करें अपन फैमिली या परिवार, तो वो कौन सा है, ग्रेमिनी, या फिर आपको मिल सकता है पोएसी लिखा हुआ, क्योंकि ग्रेमिनी को ही पोएसी बोला जाता है। जो ग्रेमिनी है उसी को ही पोएसी बोलते हैं। तो मक्का का जो नाम है वो है जिया मेज, कुल जो इसका है वो ग्रेमनीपोएसी या घास कुल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। बात करते हैं इसके ओरिजिन स्पेस की कि उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको। इसके 2 उत्पत्ति स्थल दे रखे हैं, कहीं पे आपको मध्य अमेरिका भी मिल जाएगा, कहीं पे मैक्सिको भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। मध्य अमेरिका या मैक्सिको, मध्य अमेरिका या मैक्सिको, ये क्या है, इसका मक्का का उत्पत्ति स्थल है। इसका जो ओरिजिन स्पेस है मक्का का वो क्या है, मध्य एशिया या अमेरिका। नाम क्या हो गया, जिया मेज, कुल ग्रेमिनीपोएसी या घास कुल। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, भारत में मक्का का प्रवेश सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। भारत में जो मक्का का आवागमन हुआ, जो एंट्री हुई, वो 16वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। मक्का को 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट,
मुर्गी पालन एवं पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का का जो यूज़ है ना, वो आप पोल्ट्री जो करते हो मुर्गी पालन, उसमें भी यूज किया जाता है, उसके खाद्य के लिए, मुर्गियों के खाने के लिए मक्का का यूज किया जाता है। और अपने पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है हरे, ठीक है, मक्का का यूज इनके बंटे वगैरह में भी किया जाता है, जो भी इनका आता है कैटल फीड, उसमें अपन खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मक्का का किस में डेयरी उद्योग में भी यूज़ है, अपने लिए भी यूज़ है, और जो आप पोल्ट्री कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, उसमें भी एक अहम भूमिका होती है मक्का की, क्योंकि जो मुर्गियों का भोजन है उसमें ये अलग ही अपना स्थान अदा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का के दानों से तेल 4% निकाला जाता है। मक्का के दानों से तेल भी निकाला जाता है। तो कितना तेल पाया जाता है? 4%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मक्का के दानों में तेल की मात्रा, ठीक है, तो नोट आउट करोगे कि मक्का के दानों में तेल की मात्रा 4% पाई जाती है। मक्का का नाम जिया मेज है, और इसका जो फैमिली है ग्रेमिनीपोएसी घास कुल है। इसका जो ओरिजिन स्पेस है मक्का का मध्य अमेरिका या मैक्सिको है। मक्का को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रवेश करवाया गया या लाया गया। मक्का के जो मक्का है वो पोल्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, मुर्गी पालन का भोजन का मुख्य अवयव है। और क्या चीज़ लिखाई कि मक्का के अंदर तेल की मात्रा, मक्का से तेल भी निकाला जाता है, जो कितने % पाया जाता है मक्का में तेल? 4% तक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो मक्का के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, मक्का में जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है? 2n बराबर 20। मक्का में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बराबर 20 होते हैं। कितने होते हैं? 2n बराबर 20। ये क्रोमोसोम नंबर वगैरह आप याद रखना, ये प्री पीजी जेट आईसीआर बीएससी में भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आ जाता है। बाकी आपकी जो क्लासेज हो रही है 101% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस को फॉलो करते हुए हो रही है। आपको हो सकता है एक लाइन कम नहीं लिखाऊंगा, ज़्यादा ही लिखाऊंगा, और हो सकता है कभी कम भी लिखा दूं, बट कभी गलत नहीं लिखाऊंगा आपको। तो आप नोट आउट करते रहें कि मक्का की जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 20 होती है, 20। जो क्रोमोसोम नंबर है मक्का में वो 20 होते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं और मक्का की प्रोटीन को जीन कहते हैं। ये दो चीज़ आप इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट आउट करोगे कि जो मक्का है उसको क्या बोलते हैं? अनाजों की रानी, अनाजों की रानी। मक्का को अनाजों की रानी बोलते हैं। और मक्का के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, मक्का में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जीन। मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन जीन, और धान में पाई जाने वाली ओराइनजेनिन। तो ये मैं जैसे जैसे पढ़ाता रहूंगा आपको लिखाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मक्का। तो मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन को जीन बोलते हैं, और मक्का को क्या बोलते हैं? अनाज वाली फसलों की रानी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है अनाज वाली फसलों की रानी कहलाती है या कहेंगे ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसे आपको सोयाबीन, 4 ऑप्शंस मिलते हैं। लग रहा बहुत ईजी है, बट आपको नहीं पता या कम पता, कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी चीजों में। तो जो ऐसे क्वेश्चन जो सबके सही होंगे और आपके गलत हो जाते हैं, तो वो क्या है, अपन उस भीड़ में पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से अपने को जो इजी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पेपर वगैरह करना है। बात करें मक्का के जो प्रोटीन पाई जाती है उसको जीन बोलते हैं। मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन जीन कहलाती है, और जो मक्का है उसको अनाज वाली फसलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन नामक एमिनो अम्लों की कमी होती है। मक्का के अंदर 2 एमिनो अम्लों की कमी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। कौन कौन से? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। मक्का C4 पौधा व परपरागित होता है। मक्का जो है एक C4 प्लांट है। मक्का क्या है? बाजरा भी C4 था, मक्का है कि C4 प्लांट है और परपरागित है। मक्का C4 और परपरागित पौधा होता है। इससे पहले बाजरे और ज्वार की बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था एक क्लास में। एक क्लास ज्वार की थी, एक क्लास बाजरे की थी, और आज थर्ड जो क्लास अपनी एग्रोनॉमी में बात करें तो मक्का की हो रही है। और जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके 8 तक टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 1 से लेके 8 तक कंटिन्यूस। आज टॉपिक 32 में से एग्रोनॉमी के, बाकी उनमें जो उनके सिलेबस चल रहा है एनिमल साइंस का, लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, उसमें भी हमने बहुत कुछ कर लिया, गाय भैंस भेड़ की नस्लें कर लिया। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, देखें आप, क्योंकि वो क्लासें आपके लिए ही है, ठीक है। तो मक्का में लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। मक्का C4 पौधा है। मक्का में 10%
प्रोटीन, जो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। सबसे पहले बात होती है कि मक्का में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। अब जो जीन प्रोटीन है मक्का में वो कितने % पाई जाती है? 10%। मक्का में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है। और मक्का में पाई जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन, और उसकी मात्रा 10% होती है। 4% वसा, 66% कार्बोहाइड्रेट होती है। मक्का के अंदर 4% फैट होता है, वसा। मक्का में वसा कितनी होती है? 4%। और 66% क्या होता है? 66% कार्बोहाइड्रेट्स होती है मक्का में। तो नोट आउट करोगे आप कि मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन को जीन बोलते हैं, और मक्का में प्रोटीन की मात्रा 10% होती है, तथा मक्का में वसा या फैट की मात्रा 4% तक पाई जाती है, तथा कार्बोहाइड्रेट्स 66% तक उपस्थित रहती है। ये लाइन नोट आउट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं। ये नाम हो ही गया, मध्य अमेरिका, मेक्सिको, इसका ओरिजिन स्पेस हो गया। ठीक है, जियामेज 2n बराबर 20 हो गया। 10% प्रोटीन हो गई, जीन प्रोटीन हो गई। C4 और परपरागित प्लांट हो गया। यहां तक देख लिए। आगे बात करते हैं मक्का की। तो विश्व में क्षेत्रफल में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मेक्सिको और भारत है। सबसे फर्स्ट पे अगर बात करें अपन एरिया की, क्षेत्रफल की, तो जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसमें मक्का सर्वाधिक होती है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद में बात करें तो चीन और मेक्सिको और भारत। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान व चीन का दूसरा स्थान है। अगर उत्पादन के हिसाब से बात करें, प्रोडक्शन के हिसाब से, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका उत्पादन में फर्स्ट स्थान है और चीन का सेकंड स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। मक्का एक द्विलिंगी मोनोसियस पौधा है जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जो मक्का है एक मोनोसियस है, मोनोसियस प्लांट है। मक्का एक मोनोसियस प्लांट है जिसमें नर और मादा। मोनोसियस क्या होता है? शब्द से समझोगे ये मोनोसिस डायोसिस क्या होता है? मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक होता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मक्का एक ऐसा पौधा है जिसमें नर और जो मादा है, नर और मादा जननांग या नर जो मादा पुष्प है, वो दोनों एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा, और इसको क्या बोल रहे हैं? मोनो। मोनो क्यों बोल रहे हैं? कि दोनों एक के ऊपर ही है, जो नर है और जो मादा है। ठीक है, मेल और फीमेल जो है, जो दोनों है फ्लोर, वो एक ही सिंगल पे पाए जा रहे हैं, सिंगल प्लांट पे, तो उसको मोनो बोल दिए। अलग अलग पे पाए जाते तो डाई। ठीक है, डाई का मतलब क्या हो गया? दो। तो शब्द से समझना है, इस क्रम में कौन वो नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाता है वहाँ उसका बहुत कुछ गलत हो जाता है फिर। तो समझोगे कि मक्का एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस, मोनो मतलब एक, और एक का मतलब कि दोनों, जो नर और मादा है, जो जननांग है, जो पुष्प है, वो दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, एक ही पौधे पे पाए जाएंगे। तो मक्का एक द्विलिंगी मतलब मोनोसियस पौधा है जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसके नर पुष्प को टेसल, दो शब्द आएंगे यहाँ पे, टेसल। नर पुष्प को क्या बोलते हैं? टेसल बोलते हैं, तथा मादा पुष्प को क्या बोलते हैं? सिल्क। टेसल, सिल्क। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे आप, यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पुट अप होने के, एग्जाम कोई सा भी हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ अपने जो फेवरेबल टॉपिक्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं जिनको की पॉइंट्स बोलते हो आप, वो हर एग्जामिनर के फेवरेबल होते हैं। वो उन्हें हर एग्जाम में ऐड करता है, थोड़ा बहुत घुमा के ऑप्शन चेंज करके, पर ऐड कर ही देता है, उससे रिलेटेड ऐड कर देता है। तो वो चीजें अपनी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो मक्का है वो मोनोसियस है, द्विलिंगी पौधा है, मोनोसियस। दोनों लिंग एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, नर और मादा, इसलिए उसको मोनोसियस बोलते हैं। अब जो मक्का के जो नर पुष्प है, जो मेल वाले हैं नर पुष्प, उनको बोलते हैं टेसल। सॉरी, ल है यहाँ पे, टेसर नहीं, टेसल। और उसके जो मादा पुष्प हैं उनको बोलते हैं सिल्क। नर पुष्प को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डीटेसलिंग। डीटेसलिंग क्वेश्चन आता है, डीटेसलिंग की क्रिया संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, मक्का, कपास, ज्वार, जूट। ठीक है, तो डीटेसलिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो डीटेसलिंग क्या होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए टेसल क्या होता है। मक्का के अंदर जो नर पुष्प आने की जो क्रिया है वो टेसल कहलाती है, या नर पुष्प को ही टेसल बोलते हैं। और नर पुष्प को हटाएंगे अपन, टेसल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? डीटेसलिंग। तो डीटेसलिंग मक्का से संबंधित है, नर पुष्प को, मक्का में नर पुष्पों को हटाना ही डीटेसलिंग कहलाता है। बात करें सिल्क, तो मक्का में जो मादा पुष्प हैं, जो फीमेल जो फ्लावर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिल्क।
और सिल्क को आने की सिल्किंग, ठीक है। पुष्प आना टेसलिंग और हटाना डीटेसलिंग। नर पुष्प का आना टेसलिंग, उसको हटाना डीटेसलिंग और पुष्प टेसल। मादा पुष्प सिल्क और आना सिल्किंग, ये दो चीजें क्लियर। पौधों से नर पुष्प हटाने की क्रिया इमास्कुलेशन या विपुंसन कहलाती है। पौधों से नर पुष्प को हटाने की क्रिया इमास्कुलेशन या विपुंसन, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इमास्कुलेशन या विपुंसन। विपुंसन, विपुंसन क्या होता है कि कोई प्लांट है उसमें मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। डायोसियस पे तो कैसे होगा, मोनोसियस प्लांट है जिसपे जो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट पे है, तो उसमें से जो मेल फ्लावर्स हैं, जो नर पुष्प हैं, उनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन या इमास्कुलेशन। बात करें स्पेशली मक्का की, क्योंकि मक्का के पुष्प को ही टेसल बोलते हैं, ना कि और किसी फसल के पुष्प को टेसल, तो इसको डीटेसलिंग भी बोल सकते हैं। बाकी ये जो इमास्कुलेशन या विपुंसन है वो ऑल ओवर क्रॉप्स में अप्लाई होती है। ये टर्म जो है अपनी कि नर पुष्प को हटा रहे हैं वो विपुंसन कहलाएगा। वो फिर चाहे आप गेहूं में हटा रहे हो, ज्वार में हटा रहे हो, बाजरा XYZ किसी में हटा रहे हो। बट अगर बात करें स्पेशली डीटेसलिंग की क्रिया, तो डीटेसलिंग की क्रिया स्पेशली मक्का से रिलेटेड है। मक्का से कैसे है कि मक्का में जो नर पुष्प है उसको टेसल बोलते हैं और उनको हटाने की क्रिया जो है वो डीटेसलिंग कहलाती है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सिल्क, टेसल, विपुंसन वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का को रबी, खरीफ व जायद तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है या उगाते हैं। मक्का ऐसी फसल है जिसको तीनों ऋतुओं में उगा लेते हैं। खरीफ वर्षा ऋतु में भी उगाया, रबी सर्दियों में भी उगा लेते हैं और जायद गर्मियों में भी उगा लेते हैं मक्का को। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में प्राय खरीफ में उगाई जाती है, परंतु दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान के अंदर अगर ज्यादातर एरिया की बात करें अपन तो खरीफ में, वर्षा ऋतु में, जो अभी प्रेजेंट में समय चल रहा है, इस टाइम मक्का लगा रखी है लोग बागों ने खेतों में अपने। बाकी दक्षिणी राजस्थान की बात करें जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह आ रहे हैं, तो वहां पे क्या है ना, रबी की मक्का लगाई जाती है सर्दियों में भी, ठीक है। रबी की मक्का कहाँ पे होती है, राजस्थान में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह जो है उनमें रबी की मक्का होती है। दोबारा से देखेंगे लाइन को कि राजस्थान में प्राय खरीफ में उगाई जाती है, परंतु दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़ में रबी में भी उगाई जाती है। मक्का में ओपेक 2 व फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। बात करें मक्का में जीन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपको एक शब्द मिले ना अगर पेपर में, एग्जाम में कहीं में भी, ओपेक 2 और फ्लोरी 2, फ्लोरी 2 दो है यहाँ पे, ठीक है। ओपेक 2 और फ्लोरी 2 ये शब्द मिले, इसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं ये क्या है, ये मक्का में पाए जाने वाले जीन है। कौन कौन से हैं, ओपेक 2 और फ्लोरी 2। आपको कहीं पे भी पेपर में ओपेक और फ्लोरी शब्द मिले ना तो वो मक्का से संबंधित शब्द होते हैं, ठीक है, मक्का से संबंधित आएगा टर्म्स। तो मक्का में पाए जाने वाले जो जीन है कौन कौन से हैं, 2 जीन पाए जा रहे हैं, ओपेक 2 और फ्लोरी 2। तो नोट आउट कर लोगे आप ये चीजें कि मादा पुष्प को सिल्क बोलते हैं, नर पुष्प को टेसल, हटाना डिटेसलिंग, और नर पुष्प को हटाना विपुंसन या इमास्कुलेशन। ओपेक 2, फ्लोरी 2 मक्का में पाए जाने वाले जीन है। मक्का की जो प्रोटीन है उसको जीन प्रोटीन बोलते हैं, 10% पाई जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मक्का अनुसंधान निदेशालय जो है मेजवाड़ा इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। नोट आउट कर लो, मक्का अनुसंधान निदेशालय, क्या लिखोगे, मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली। नोट आउट कर लो, मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली। अगर आप पीछे रह जाते हो, नोट आउट नहीं कर पाते हो, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो या फिर स्पीड जो है वो कम कर लिया करो, बैक कर लिया करो। बट जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टडी मैटर, वो आपकी जो 12th की बुक है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की जो चल रही है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले, उनकी जो बुक्स है उसके प्लस जो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर, उनमें जो एग्रोनॉमी चल रही है, क्रॉप प्रोडक्शन, जो SKN यूनिवर्सिटी जॉब है उसके नोट्स, प्लस जेट, ICR, BHU, प्री PG, इनके जो सारे नोट्स हैं, एक दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं, ठीक है, जो आप सबने पढ़ी होगी लगभग, जो बुक्स हैं बाजार में मिल रही है, वो बुक्स, राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स, और आपके रेगुलर क्लासेज वाले नोट्स, कॉलेज के रेगुलर क्लासेज वाले नोट्स, इन सब का मिक्स आउट करके फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना। और मेरा यही कोशिश रहता है कि जो चीज़ पूछ सकते हैं, ऐसे बताने को तो फालतू चीज़ें बताने से तो क्या मतलब है। बाकी हमेशा मैं यही कोशिश रहती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैं आपको कवर कराऊँ, वो भी एक क्लास में। जैसे मक्का की है, 2 क्लासें पढ़ाएंगे, आप देखोगे भी नहीं, वो भी नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आधा घंटा हो जाएगी, 35 मिनट, 40 मिनट,
ठीक है, बट एक ही क्लास में मक्का का सारा सोल्व आउट कर लेंगे। और जैसे अपनी सारी क्रॉप्स होती है, अपन इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे सोल्व आउट करेंगे एक ही क्लास में, जो भी बनते हैं 700-600 क्वेश्चन सारे वन लाइनर। तो अभी आप क्या करो, कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से नोट्स बनाओ खुद के और अच्छे से क्लासेस लो, और आपके जो साथ वाले हैं ना जितने भी, मेरे कहने से यार एक बार उनको शेयर कर दिया करो, देखे ना देखे वो अगले बंदे पे पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता, बट आप उनको क्या, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप आगे शेयर करो, खुद देखो और आगे शेयर करो, प्लस लाइक सब्सक्राइब तो करते रहना टाइम टू टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का साइलेज हरे चारे के लिए भी उपयुक्त है। जो मक्का है ना वो साइलेज बनाने के लिए, साइलेज और है दो चीज होती है, साइलेज और है, तो साइलेज के लिए मक्का बेस्ट है, अच्छी बनती है। जो साइलेज है हरा चारा उसके लिए मक्का अच्छी रहती है। वितरण देखते हैं इसका कहाँ कहाँ पे, तो उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा है। मक्का उत्पादन में बात करें राजस्थान का तो सेकंड स्थान है, जो राजस्थान है वो मक्का के प्रोडक्शन में सेकंड स्थान पे आता है। राजस्थान मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। और बात करें फर्स्ट स्थान की तो आंध्र प्रदेश था पहले। ये शायद मेरे पास जो नोट्स हैं एसके यूनिवर्सिटी वाले ये थोड़ा पुराना है, तो अभी नया अपडेट नहीं है, बट जहाँ तक ये है तो आप ये चीज़ नोट आउट कर लेना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब, वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपका कोई सा भी हो, आपको जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ना मेज का, मक्का का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक, चाहे फिर जेट का हो या 12th का हो या बीएससी वालों का हो। एक क्वेश्चन जेट वाले 4 नंबर पक्का करने चाहते हो ना आप, तो नोट आउट कर ही लेना, ये जो मैं समझा रहा हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, मक्का के जो प्रकार हैं, जो इसका वर्गीकरण है वो चीज़, तो इसको मेनली 7 प्रकार से बांटा गया है मक्का को। 7 चीज़ें पढ़ेंगे अपन, 7 प्रकार की मक्का पढ़ेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट से, कि फर्स्ट कौन सी रहेगी अपनी। फर्स्ट जो है फ्लिंट कोर, फ्लिंट कॉर्न। बात कर रहे हैं सेकंड, सेकंड जो है डेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न। बात कर ले थर्ड और फोर्थ, 7 पढ़ेंगे, पहले 4 की बात कर लेते हैं, 3 की आगे कर लेंगे इनको मिटा के। जो तीसरे नंबर पे है वो स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न आप नोट आउट कर लो साथ के साथ, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फोर्थ जो अपने नंबर पे है पॉपकॉर्न, ये तो हो गए इनके नाम। अब बात करेंगे इनके भी बॉटनिकल नेम अलग अलग, फिर इनकी क्या विशेषता है, किसमें क्या पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, और मैंने तो आज तक जो भी पेपर देखे हैं ना, एनएससी वाला हो, जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर प्री पीजी, कोई सा भी डब्ल्यू कोई सा भी पेपर हो, यहाँ से लगभग 99% केसेज में ये हुआ है कि मेरे को यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ मिला हुआ है, ठीक है। और ये ऑप्शन में मिलते हैं 7 के 7 नाम है, क्योंकि यार यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है 7 नाम और फिर उनकी विशेषता या उनके जो बॉटनिकल नेम है वो याद करना, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे यहीं की यहीं क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं कहीं कम पढ़ लेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं, पहला जो है अपना फ्लिंट कॉर्न, कौन सा है, फ्लिंट कॉर्न। तो फ्लिंट कॉर्न का जो नाम है वो है जियामेज इंडूरेटा। क्या नाम है, जियामेज इंडूरेटा, इंडूरेटा नोट आउट कर लो। जियामेज, जियामेज तो मक्का का हो गया, आगे क्या लगेगा इसका, इंडूरेटा। किसका, फ्लिंट कॉर्न इंडूरेटा। कैसे याद करोगे, फ्लिंट कॉर्न जियामेज इंडूरेटा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में ही। तो जो जियामेज इंडूरेटा है अपना, फ्लिंट कॉर्न जिसको बोलते हैं, ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। इसका क्या लिखोगे नीचे कि ये भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। ये यहाँ पे इसका हो गया कंप्लीट। जो फ्लिंट कॉर्न है अपना, उसका नाम क्या है, जियामेज इंडूरेटा। फ्लिंट कॉर्न जियामेज इंडूरेटा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उगाई जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो डेंट कॉर्न, जियामेज इंडेंटेटा। जियामेज तो ऐसे कैसा, आगे क्या है, इंडेंटेटा, जियामेज इंडेंटेटा। किसका नाम है, डेंट कॉर्न का। जो डेंट कॉर्न है उसका नाम है जियामेज इंडेंटेटा। इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलन है।
पहली थी फ्लिंट कॉर्न जियामेज इंडुरेटा, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जा रही है। सेकंड नंबर पे अपनी डेंट कॉर्न, कौन सी है? डेंट कॉर्न, इसका नाम क्या है? जियामेज इंडेंटेटा, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। थर्ड जो अपनी है स्वीट कॉर्न का नाम है जियामेज सेकेरेटा, जियामेज सेकेरेटा। जियामेज इनके सबके आगे लगेगा क्योंकि अपन मक्का के टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, पहला हो गया फ्लिंट कॉर्न, सेकंड होगा डेंट कॉर्न जो यूएसए में उगाई जाती है, इंडेंटेटा इसका नाम है। थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं स्वीट कॉर्न, जियामेज सेकेरेटा। स्वीट कॉर्न का क्या नाम है? जियामेज सेकेरेटा। यह मक्का अन्य की अपेक्षा मीठी होती है, इसलिए इसके भुट्टो को पकने से पूर्व तोड़कर सेक कर खाया जाता है। ये क्या है? स्वीट कॉर्न, नाम से समझ सकते हो, स्वीट मीठी होती है। और जो मक्का है ना, पढ़ेंगे 7 प्रकार, उनमें सबसे मीठी स्वीट कॉर्न होती है, जियामेज सेकेरेटा। इसको क्या है, कच्ची अवस्था में इसके भुट्टे जो होते हैं उनको तोड़ लिया जाता है, उनको सेक के खाया जाता है। जो आप बाजार से लाते हो, जो भुट्टे सेक के खाते हो घर पे, वो कौन से के होते हैं? जो मीठे होते हैं, वो एक स्वीट कॉर्न जियामेज सेकेरेटा के होते हैं। स्वीट से सेकेरेटा याद रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपकॉर्न। फोर्थ नंबर पे जो है पॉपकॉर्न जियामेज इवटा, नोट आउट कर लेना, जियामेज सबके आगे लगेगा। पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा। हो सकता है आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि अभी 26 मिनट की समथिंग हो गई होगी। पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा, इसकी क्या विशेषता है पॉपकॉर्न की? यह कॉर्न फ्लेक्स पॉपकॉर्न चिप्स बनाने में काम आता है। जो आप जाते हो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो, ठीक है, मूवी देखने जाते हो, वहाँ पर देते हैं वो जा रहे जो फूले वगैरह आते हैं पॉपकॉर्न, वो कौन सी होती है? पॉपकॉर्न मक्का होती है, उसका नाम क्या होता है? जियामेज इवर्टा। तो ये 4 प्रकार हो गए, 3 और बच रहे हैं। चारों नोट आउट कर लिया होगा। अब इस 3 प्रकार और देख लेते हैं जल्दी से। टोटल 7 बताए मैंने, 4 तक देख लिया, पॉपकॉर्न तक जियामेज इवर्टा तक। नेक्स्ट है फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न। 5वां नंबर जो है फ्लोर मेज या 6 नंबर जो है अपना फ्लोर मेज के बाद में पॉडकॉर्न और वैक्सीकॉर्न। 7वां कौन सा है? वैक्सीकॉर्न, फ्लोर कॉर्न। 6 नंबर पे जो अपना है वो कौन सा है? 6 पे पॉडकॉर्न, अब ये 3 रह गए, 4 हमने पहले देख लिया। तो 5 नंबर पे जो अपना आ रहा है फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एमाइलेशिया। इसका क्या नाम है? जियामेज एमाइलेशिया। नोट आउट कर लो साथ के साथ। 5वें नंबर पे जो अपना है फ्लोर मेज या जो स्वीट सॉफ्ट कॉर्न, फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न, इसका क्या नाम है? जियामेज एमाइलेशिया। इसको तीनों को प्रकार बता देता हूँ, बाद में मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है और कैसे अपने याद करना है। फ्लोर मेज एमाइलेशिया। बात करते हैं पॉडकॉर्न की। इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं फ्लोर मेज की। जो एमाइलेशिया है, जियामेज एमाइलेशिया, इसका दाना मुलायम होता है और आटा बनाने के काम में आती है। मक्का की रोटी खाई होगी, वो जो मक्का का आटा रहता है वो कौन सी मक्का होती है? फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एमाइलेशिया जो सॉफ्ट होती है, थोड़ी आटा बनाने में काम आती है। बात कर लेते हैं 6 नंबर सेकंड लास्ट पॉडकॉर्न, जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा। पॉडकॉर्न का क्या नाम है? जियामेज ट्यूनिकाटा। यह मक्का की प्राचीन किस्म है। इसका दाना और भुट्टा छिलके से ढके रहता है। जिसका दाना और भुट्टा जो है वो छिलके से कवर्ड रहता है, किसका? पॉडकॉर्न का, जिसका नाम क्या है? जियामेज ट्यूनिकाटा। नेक्स्ट है 7 नंबर का वैक्सीकॉर्न, जियामेज सेरेटिना। एंड जो अपना है 7वां वैक्सीकॉर्न, जियामेज सेरेटिना। जियामेज सेरेटिना। एंडिंग जो लास्ट वाला है वैक्सीकॉर्न, इसका बोटनिकल नेम होगा जियामेज सेरेटिना। इसमें स्टार्च की मात्रा टोपियाका के समान, मतलब साबूदाने के समान होती है। इसमें स्टार्च की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गए अपने मक्का के जो क्लासिफिकेशन था वो। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो ना आपको क्वेश्चन मिलेगा जियामेज सेरेटिना, ठीक है, जियामेज सेरेटिना है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्लोर मेज, पॉडकॉर्न,
वैक्सीकॉर्न और स्वीट कॉर्न। अब आपको इसे बताना है कि जो सेरेटिना है वो कौन से का नाम है। या फिर आ जाएगा फ्लोरमेज या स्वीट कॉर्न का नाम है। 4 नाम मिल जाएंगे, एमाइलेशिया ट्यूनेटिका, सेरेटिना, जो भी है स्वीट कॉर्न का मिल जाएगा, उसमें से आपको कलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पुट अप होने के। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार ये जो चीज़ है ना, जहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो आप क्लियर रखना, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस गलत करने ही नहीं है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्या बच रहा है अपना मक्का के अंदर, इसकी जो इम्प्रूव वेराइटीज़ है वो देखनी है, इसका वीड मैनेजमेंट वगैरह देख के इसकी हार्वेस्टिंग और हीट देखनी है। तो बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले ये चीज़ हो गई, मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। कौन कौन सी? सेमिनल, क्राउन और प्रॉप। जो जड़ें हैं रूट्स वो 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? सेमिनल रूट, कौन कौन सी पाई जा रही है? सेमिनल रूट्स, क्राउन रूट्स और प्रॉप रूट्स। सेमिनल जड़ें, चौक खराब आ गई अब की बार, क्राउन, और जो थर्ड है वो कौन सी है? सेमिनल है, सॉरी, सेमिनल जड़ें, क्राउन जड़ें, और जो थर्ड है वो प्रॉप जड़ें। प्रॉप जड़ें। एक चीज नोट आउट करोगे, नोट स्टार लगा के, आप क्या स्टार लगा के क्या लिखोगे कि मक्का के अंदर जो जड़ें हैं, जो रूट्स है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? सेमिनल, क्राउन और प्रॉप। ये हो गया वो महत्वपूर्ण जानकारी सारी मैंने बता दी है। अब देख लेते हैं इसकी जो सूटेबल सोइल है, कि मक्का की खेती तो अपन कर रहे हैं, इतना कुछ पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं मक्का के लिए सूटेबल सोइल कौन सी रहेगी, अपने उपयुक्त मृदा कौन सी रहेगी। तो उपजाऊ दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक हो। दोमट और पीएच 5.5 से 7.5, ये तो होना चाहिए पीएच। और दोमट मृदा जो है सूटेबल सोइल के अंतर्गत आती है, दोमट मृदा, ये नोट आउट कर लोगे। आगे देख लेंगे अपन जलवायु। इसके लिए क्लाइमेट कौन सा है? सूटेबल जो क्लाइमेट है जलवायु। पहले लगा लेना उपयुक्त मृदा, ऐसे स्टार लगा के उपयुक्त मृदा, और ये लिख लेना कि 5.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट मृदा अच्छी रहती है। फिर लिख लेना उपयुक्त जलवायु। जलवायु में जो सूटेबल क्लाइमेट है वो लिखना गर्म मौसम। इसके लिए आर्द्र तापमान जो है, जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 से 30 डिग्री, जिसमें इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ होती है। फिर वो आप वानस्पतिक वृद्धि मान लो या कोई सी वृद्धि मान लो, जो टेम्परेचर है 24 से 30 डिग्री। कितना? 24 से 30 डिग्री गर्म जलवायु की वजह से ही है। रबी की है मेनली अपने राजस्थान में, सॉरी खरीफ में उगाई जाती है बारिश के मौसम में। तो टेम्परेचर कितना है इसका? बेस्ट 24 से 30 डिग्री। सूटेबल सोइल की बात हो गई, सूटेबल क्लाइमेट की बात हो गई। अब देख लेते हैं इंप्रूव वेराइटीज, जो इसकी उन्नतशील किस्में हैं मक्का की, वो देख लेते हैं एक बार। तो संकर किस्में, हाइब्रिड किस्मों में आप देखोगे, संकर किस्मों में मक्का की मैं लिखवा देता हूँ, आपको नोट आउट कर लो। बोर्ड पे लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ आप नोट आउट करते रहना, ठीक है। मक्का की संकर किस्में कौन कौन सी है? ढक्कन 103, गंगा सफेद 2, गंगा 5, गंगा 101, पूसा संकर 2, रणजीत, हाई स्टार्च, BL 24, संगम और हिम 123। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, मक्का की उन्नत किस्में और फिर लिखना संकर किस्में, संकर किस्में। अब मैं बोल रहा हूं वो नोट आउट कर लोगे आप, संकर किस्में कौन कौन सी है मक्का की। दोबारा से बोल रहा हूं ध्यान से, धीरे धीरे। ढक्कन 103, ढक्कन 103, गंगा सफेद 2, ढक्कन 103, गंगा सफेद 2, गंगा 5, गंगा 101, पूसा संकर 2, रणजीत, हाई स्टार्च, BL 54, हाई स्टार्च और BL 54, संगम, हिम 123। अब बात करते हैं संकुल किस्मों की। क्या तो गई संकर, अब बात करते हैं संकुल, मक्का की संकुल किस्में। मक्का की संकुल किस्में कौन कौन सी है? तो नोट आउट करोगे आप, मक्का की जो संकुल किस्में हैं वो अंबर, किसान, अंबर, किसान, विक्रम। ये क्या बता रहा हूं मैं? मक्का की संकुल किस्में, मक्का की संकुल किस्में अंबर लिख रहे हो,
किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन, माही कंचन और माही धवन। माही कंचन और माही धवन। संकर और संकुल किस्मों की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं सफेद मक्का की किस्में। गंगा 4 और गंगा सफेद, यह सफेद। पीली मक्का की बात करें तो ढक्कन 101। मक्का की प्रथम संकर किस्में गंगा फर्स्ट। एक चीज लिखना, मक्का की जो ओपेक है, जिनमें अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ओपेक संकुल किस्में कौन कौन सी है? शक्ति, रत्ना व प्रोटीना। 3 जो है शक्ति, नोट आउट करो, शक्ति, रत्ना, शक्ति, रत्ना और प्रोटीना। ये जो तीनों किस्में हैं, शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। जो मैंने बताया था मक्का में पाए जाने वाले जीन ओपेक 2, फ्लोरी 2, तो ये कौन सी है? ओपेक किस्में है मक्का की। कौन कौन सी? शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। शक्ति, प्रोटीना मक्का की ओपेक संकुल किस्में हैं ये। मक्का की प्रथम संकर एकल संकरण किस्म पारस थी। पारस एकल संकरण किस्म जो थी पारस थी। मक्का की संकुल किस्मों में लक्ष्मी 1980 में बिहार से निकाली गई थी। शक्ति, प्रोटीन एवं रत्ना किस्मों में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मैंने क्या बताया था कि मक्का के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा की कमी होती है। जो एमिनो एसिड्स हैं जो है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, मक्का के अंदर मैंने बताया था शुरुआत में कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। बट जो ये 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? शक्ति, प्रोटीना और रत्ना, इन तीनों के अंदर जो लाइसिन और ल्यूसिन है उनकी मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल क्रॉस तकनीक द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन डीएफ जोन्स ने किया था। एक शब्द आएगा डबल क्रॉस तकनीक। डबल क्रॉस तकनीक, डबल क्रॉस तकनीक, मक्का के अंदर ये डबल क्रॉस तकनीक है वो किसने दी थी? टर्म डीएफ जोन्स। नोट आउट कर लो कि मक्का में जो डबल क्रॉस तकनीक है, मक्का के अंदर जो डबल क्रॉस तकनीकी द्वारा मक्का का जो संकर बीज उत्पादन जो तैयार किया था वो किसने किया था? डीएफ जोन्स ने किया था। भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य 1957 में जो इंडिया कोऑर्डिनेटर मेज इंप्रूव प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। अब बात करते हैं मक्का की बीज दर की, सीड रेट की। ये मैंने मक्का की जो इंप्रूव वेराइटीज थी वो लिखवा दी आपको। अब बात कर लेते हैं मक्का की सीड रेट, बीज दर। बीज दर, मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं? तो जो मक्का की सीड रेट है वो कितनी दे रखी है अपने? जो संकर किस्में हैं, ठीक है, संकर किस्मों की तो दे रखी है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। संकर किस्मों की बीज दर 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। क्या लिखोगे? संकर किस्मों की, मक्का की संकर किस्मों की बीज दर 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। संकुल किस्मों की 18 से 20। जो मक्का की संकुल किस्में हैं उनकी बीज दर दे रखी है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और जो चारे के लिए उगा रहे हैं मक्का को, चारे वाली या चारे के लिए प्रॉपर जो अपन उगाते हैं मक्का, उसकी बीज दर है 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर। 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर। जो 3 बीज दर लिखाई है मैंने, मेनली 2 याद रखनी है आपको कि संकर मक्का की जो बीज दर है अपने, संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। संकुल मक्का की 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। ये बात हो गई मक्का के जो सीड रेट है उसकी। अब बात कर लेते हैं बुआई का समय विधि। तो जून के अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, खरीफ की है, बरसात ऋतु स्टार्ट होते ही करेंगे मतलब, तो जून का अंतिम सप्ताह, जो जून महीना है उसका अंतिम सप्ताह या जुलाई का फर्स्ट वीक, मतलब अंतिम सप्ताह मतलब 20 जून से लेके अब 10 जुलाई के बीच। और वैसे बात करें मतलब जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसकी बुआई कर देते हैं मक्का की। R इंटू आर 60 सेमी रखते हैं तथा P इंटू P 25 रखते हैं। R इंटू आर 60 सेमी और P इंटू P 25 सेमी। 60 इंटू 25 रख रहे हैं। क्या समझो? आर रो इंटू रो, लाइन से जो लाइन की दूरी है मक्का में वो कितनी रखते हैं? 60। और प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी रखते हैं? 25 सेमी।
समझ गए क्या है आर इंटू आर और पी इंटू पी क्या चीज़ है। खाद एवं उर्वरक इसमें देख लेते हैं कि जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है इसमें खाद और उर्वरक वो कितनी रहती है मक्का के लिए। तो मक्का के लिए 60 से 90 केजी नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फोरस। 60 से 90 केजी तो हो गई नाइट्रोजन और 30 किलो हो गई फॉस्फोरस ये चीज। नेक्स्ट 30 से 40 के जो असिंचित क्षेत्रों में 30 से 40 केजी नाइट्रोजन और 15 से 20 किलो फॉस्फोरस तत्व की उपलब्धता अच्छी रहती है। ये हो गया इसका फर्टिलाइजर। अब आगे की बात करें मक्का में, तो अपने मक्का में बुआई से पहले 3 जो राइजोबियम कल्चर उससे उपचारित कर दे। मक्का में जिंक की कमी से श्वेत कली का रोग हो जाता है। मक्का का मुख्य रोग है श्वेत कली का, व्हाइट श्वेत कली का रोग। ये किससे होता है? जेडन की कमी से। नोट आउट कर लोगे कि मक्का का श्वेत कली का रोग जिंक की कमी से होता है। मक्का का श्वेत कली का जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। मक्का की जो सीड रेट है मैंने लिखाई दी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का में जिंक की कमी से श्वेत रोग, व्हाइट बर्ड ऑफ मैज हो जाता है। सिंचाई, मक्का में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं टेसलिंग व सिल्किंग है। कौन कौन सी है? टेसलिंग व सिल्किंग। दोबारा से रिमाइंडर करोगे कि टेसलिंग और सिल्किंग क्या होता है। मक्का में नर पुष्प का आना टेसल। तो जो सिंचाई की क्रांति की अवस्थाएं फॉर्मेटिव स्टेज हैं वो कौन कौन सी होगी? पहली होगी टेसलिंग जब नर पुष्प आ रहा। सेकेंड जो होगी सिल्किंग, मादा पुष्प सिल्क और सिल्क का आना सिल्किंग। तो ये दो तो मैंने बता दिए क्रांतिक अवस्थाएं जो है मक्का की वो। नेक्स्ट देखते हैं मक्का में, ये हो गया सिंचाई का बारे में। जलमांग, मक्का की जो वाटर रिक्वायरमेंट है जलमांग कितने? 500 से 800। मक्का की जलमांग कितनी है? 500 से 800। जो मक्का की जो जलमांग है वो कितनी पाई जाती है? 500 से 800। नेक्स्ट मक्का का जो पादप संरक्षण है, सफेद लट तनाछेदक प्रमुख कीट है। मक्का में जो सफेद लट है और तनाछेदक है वो मुख्य होते हैं मक्का के लिए। अब बात कर लेते हैं मक्का के रोग। डाउनी मिल्ड्यू या तुलासीता रोग, सफेद कली का रोग जो जिंक की कमी से होता है। सीडलिंग ब्लास्ट होता है, सीडलिंग ब्लास्ट। पिथेनियम ये कवक से होता है, सीडलिंग ब्लास्ट। मक्का का रोग है सीडलिंग ब्लास्ट, कवक से होता है। और एक हो गया व्हाइट बर्ड वाला श्वेत कली का रोग जिंक की कमी से हो गया। अब देख लेते हैं इसकी मक्का की जो उपज है वो देख लेते हैं एक बार। उपज, कटाई व मड़ाई देख ले, हार्वेस्टिंग। निषेचन के पश्चात औसत 50 दिन के बाद क्रियात्मक रूप से परिपक्व होने जाती है। जब इसमें निषेचन हो जाता है उसके 50 दिन बाद लगभग ये परिपक्व होने का संकेत दे देती है। कटाई व मड़ाई देख ली। उपज, संकर किस्मों से 40 क्विंटल, संकर किस्मों से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और बात करें संकुल किस्मों से, तो संकुल किस्मों से कितनी प्राप्त होती है अपने को? 30 से 40 क्विंटल। भंडारण 8 से 10% नमी पे, 8 से 10% जो नमी है उसके ऊपर मक्का को भंडारित किया जाता है। और संकुल किस्मों से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है। तो ये मक्का के बारे में संपूर्ण जानकारी जो एक ही क्लास में हमने देख लिया। तो मेरे को आप बताएं आपको कैसा लगा। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर वालों को मैं बता रहा हूँ ज्वार, बाजरा, मक्का, ये 3 क्रॉप्स के अंदर 8 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के। बात करें 12th वालों के तो उनका फर्स्ट लेसन मैंने करवा दिया था। उसके बाद में उन्होंने बोला राजेश भाई ने कि छठवां पार्ट करवाओ, तो छठवां करवा रहे थे। छठवां क्रॉप प्रोडक्शन में ये चौथी क्रॉप है। इसके अलावा उनकी और क्लासेज हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह कंटिन्यूस देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। बाकी सभी को धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।